आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो था डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड केमी ऑस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस। आज मैं आपके साथ उसी हवाले से जो MCQs हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द MCQs। पहला जो MCQs है वो ये है कि जो कैल्विन साइंटिस्ट था उसने डार्क रिएक्शंस के बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड की थी। तो उसमें वहाँ पे उसने एक ख़ास किस्म का एलिमेंट यूज़ किया था। वो कौन सा एलिमेंट था वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये बताना है कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म में थे जिसमें ये स्टडी को कंडक्ट किया गया था। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो दूसरा MCQs है वो ये है कि इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कोई एक फॉर्म थी जिसके ज़रिए वो क्या होती है, लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन की तरफ जाती है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो लाइट रिएक्शन आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है जिसमें फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो यहाँ पे आके एनर्जी को रिलीज़ करता है और ये एनर्जी क्या होती है, ATP बनाने में मदद देती है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ करता है तो NADPH2 जो है कंपाउंड बनता है। तो ये एक आपके सामने हिंट है। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस भी किया था और मैंने बताया भी था कि किस तरीके से ये जो है कौन सा कंपाउंड है जो बनता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। ATP and NADPH produced during photosynthesis are used in which of the following reactions? अब ये जो ATP और NADPH अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से बनते हैं, तो इनमें से कोई एक फोटोसिंथेसिस साइकिल है जिसमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको आपने सेलेक्ट करना है। डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एक्चुअली नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एज, ठीक है। जो डार्क रिएक्शंस होते हैं मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि ज़रूरी नहीं है कि वो डार्कनेस होगी तभी कंडक्ट होंगे। डार्कनेस हो या ना हो या लाइट हो या ना हो तब भी डार्क रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं। अब इनमें से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डार्क रिएक्शन के हाले से सूट करता है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब हम इनके आंसर देखेंगे। सबसे पहला जो आंसर है वो मैंने आपको वो हम देखते हैं। तो जो कैल्विन था उसने क्या किया था कि कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव एटम कार्बन है उसको सेलेक्ट किया था, ठीक है। और दूसरा जो एल्गी थे उनके जो प्लांट थे, उनके जो सेल्स थे, उनमें इस प्रोसेस को उसने डिस्कस किया था। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या बनते हैं, ATP बनते हैं और NADPH2 बनता है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में NADPH2 नहीं है तो इसलिए आप सिर्फ किसको सेलेक्ट करेंगे, ATP बनेंगे। दूसरी बात, ये जो ATP और NADPH लाइट्स फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होते हैं, ये आगे चल के क्या होता है, डार्क रिएक्शंस में काम आते हैं। और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया भी था। बायोसिंथेटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो डार्क रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। यानी कि डार्क रिएक्शन जो होते हैं ना, वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो उनको लाइट मौजूद हो या ना हो तब भी कंडक्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको हेल्प चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनी थी, कौन सी प्रोडक्ट्स बनी थी, ATP और NADPH, ये उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे जो MCQs मौजूद हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलती है और फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन से कंपाउंड के साथ कंबाइन होती है, उनमें से कोई एक कंपाउंड है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था स्लाइड्स जो कि थी डार्क रिएक्शन की, तो अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और ये वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है और फिर उसके बाद एक नया मॉलिक्यूल जाके फॉर्म्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने इसके बाद यहाँ से आपने ये मालूम करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके पे चलते हैं।
द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन क्या ये तमाम एक्शंस होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है? अगर तमाम होते हैं या इनमें से कोई एक होता है, जो भी आपको सही लगता है इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि इन कैल्विन साइकिल वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड फ्रॉम। जो कैल्विन साइकिल होती है उसमें बनता क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है? तो ये आपके सामने मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब इस बात को आपने देखना है। तो मैं आपके इस हवाले से एक स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस की थी अपने डार्क रिएक्शंस के प्रोसेस में जी। तो ये है वो। अब आप देखें यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसमें क्या क्या चाहिए होता है? अगर आप देखें यहाँ आपको सामने नज़र आ रहे हैं सब, ठीक है। तो क्या तादाद थी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ये इनमें से कोई ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल। तो अब ये जो कैल्विन साइकिल इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला है कि इट कैन नॉट अकर ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। ये यानी कि मकसद कहने का है कि दिन में नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब है कि रात में होती है। इट इज़ लाइट डिपेंडेंट, इसका मतलब है कि लाइट पे डिपेंड करती है। इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट, यानी कि लाइट पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि अंधेरा हो या सुबह का वक्त हो या लाइट हो या ना हो, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। और या तो ये होता है कि रात में बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। देन द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज कैटलाइज बाई। तो अब ये जो दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब डार्क रिएक्शन साइकिल स्टार्ट होता है, कैल्विन साइकिल स्टार्ट होती है, तो इनमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो इस रिएक्शन को क्या करता है? तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ाता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है उसको भी आपने डिस्कस करना है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो यहीं पे वो एंजाइम मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, ठीक है। हाउ मैनी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरेट भी हमको कहते हैं इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अब ये जो कैल्विन साइकिल है उसमें जो पहला कंपाउंड बनता है दैट इज़ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो कितने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चाहिए तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है? तो ये चीज़ भी हमने अभी जो मैं थोड़ी देर काफ़ी दफ़ा आपको स्लाइड दिखा चुका हूँ, यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। ये देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह के कितने मॉलिक्यूल चाहिए जब जाके क्या होगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। अब हम इनके आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्शन? दैट इज़ RUBP, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? RUBP। अच्छा, द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में ऑल ऑफ द। देखें जब डार्क रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिड्यूस होती है। वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है लाइट रिएक्शंस में। और ऑक्सीजन का भी जो रिलीज होता है कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन में। इसलिए फोटोसिंथेसिस में ये तमाम के तमाम एक्शंस होते हैं। कैल्विन साइकिल में जब एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का बनता है उसको क्या क्या चाहिए होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं, 18 के करीब ATP चाहिए होते हैं। इसको भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, होपफुली अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैल्विन साइकिल। तो देखिए इट कैन इसका जो सही आंसर है इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि लाइट हो या ना हो, कैल्विन साइकिल जो है वो कंडक्ट होगी। देन उसके बाद अगर हम आए जो कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP कंपाउंड है, एक RUB और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो मिलाता है तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? दैट इज़ रुबिस्को एंजाइम है। इसको भी मैंने आपसे लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, आप देखें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरेट कितने दफ़ा बनेगा तब कहाँ जाके ग्लूकोज मॉल। देखें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली प्लांट में क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट होता है और तकरीबन 6 टाइम्स क्या होती है? कैल्विन साइकिल कंडक्ट होती है और जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन क्योंकि जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया था, उसको 6 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब 2 दफ़ा हमने उसको स्टार्ट किया था 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ मैं आपको दिखाता भी हूँ वो साइकिल जो है। देखिए यहाँ हमने अपनी आसानी के लिए
RUBP को स्टार्ट किया था 3 मॉलिक्यूल से, और 3 मॉलिक्यूल क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका मतलब ये कि जब ये एक दफ़ा पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो तकरीबन हाफ ग्लूकोज बनेगा। तो इसका मतलब जब ये दोबारा कंप्लीट होगी तब कहीं जाके क्या होगा, पूरा एक कंप्लीट ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 2 दफ़ा साइकिल हो गई ना, 3 एक दफ़ा, 3 दूसरी दफ़ा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ये जो ATPs हैं ये कितने, 6 हैं। अब 6 एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं इस्तेमाल होने के लिए, ठीक है, और 6 ये यूज़ हो रहे हैं, 3 ये यूज़ हो रहे हैं, यानी ये टोटल 9 यूज़ हो रहे हैं। अब क्योंकि 2 दफ़ा साइकिल यूज़ होगी तो इसलिए 18 हो गए। इसी तरीके से 6 एक दफ़ा यूज़ हो रहे थे साइकिल में, तो दूसरी दफ़ा भी 6 यूज़ होंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये जो मैं आंसर अभी आपके सामने नज़र आ रहा है इसका ये आंसर था, ठीक है, राइट। और ओके, तो अब हम देख रहे थे इस आंसर को। अब हम ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, और ये भी डिस्कस हो गया था, ये भी डिस्कस हो गया था, और लास्ट MCQs है, ये भी डिस्कस हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाउ मैनी ATP इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ RUBP इन कैल्विन साइकिल। अब ये जो कैल्विन साइकिल है, बार बार मैं इसी स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो RUBP है इसको जब रीजनरेट होता है, RUBP कहाँ से रीजनरेट हो, देखें ये तो स्टेज थी, यहाँ से रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होने के बाद ये कंपाउंड बना। अब ये जो कंपाउंड है रीजनरेट होगा, यहाँ से कौन सा स्टेप शुरू हो रहा है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये जो रीजनरेशन ऑफ RUBP है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ATP के इस्तेमाल होंगे तब कहीं आगे बनेगा, तो इसका आपने जवाब देना है। तो यहाँ से आपने अगर मेरे साथ पढ़ा था तो आपको यकीनन इसका आंसर मिल जाएगा। स्लाइड मेरा ख्याल में चेंज हो गई, मैं लेकर आ रहा हूँ स्लाइड जी। सो अब हम डिस्कस कर रहे थे स्लाइड को, हम नेक्स्ट MCQ देखते हैं। द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इन कैल्विन साइकिल। जो सबसे पहला जो कंपाउंड बना था कैल्विन साइकिल में, ये कौन सा कंपाउंड था। तो अगेन अगर मैं दोबारा से उस स्लाइड की तरफ जाऊं जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, तो आप ये देखिए कि RUBP जो कंपाउंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला, तो ये पहला वो कंपाउंड बना था। इसमें कौन सा कंपाउंड था, अब आपने इसको खुद सेलेक्ट करना है, इसमें से चॉइस को तलाश करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। कैल्विन साइकिल का एक और नाम भी है, क्या नाम है, रिडक्टिव पेंटोस, या ये आपके सामने मुख्तलिफ नाम आने इनमें से कोई एक है, या हो सकता है सभी इसके नाम हो। तो मैंने डिस्कस भी किए थे ड्यूरिंग माई लेक्चर, तो इसको ज़रूर इसको भी फाइंड आउट कीजिए। इसी तरीके से प्लांट्स और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करते हैं। कौन से पार्ट में करते हैं, सेल में आपको पता है ना ये तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं, इनमें से कौन से पार्ट हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और हमने बड़े वाज़ेह तौर पे इसको डिस्कस किया था। अच्छा, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है फ्लैटेंड सैक विद इन द स्ट्रोमा, उनको हम क्या कहते हैं। मेम्ब्रेनस सिस्टम से क्या मुराद है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। कि मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, देखिए ये देखिए। अब ये जो ये क्या आपके सामने क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या होते हैं, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं जब ये ग्रुप की सूरत में मौजूद होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, और जब अलोन मौजूद होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है MCQs के हवाले से। तो ये मैंने और भी डिस्कस किया था आप लोगों से, अगर आपको याद आ रहा है, ठीक है। तो द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड सैक्स विद इन द स्ट्रोमा आर, कौन से हो सकते हैं इसमें से आपको बताना है, ठीक है। स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड, ये सेम एक तरह का MCQ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक ही पार्ट है, उसके 2 डिफरेंट नाम, इनमें से कोई एक है, ठीक है। व्हाट इज रिजर्वायर फॉर हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। तो केमी ऑस्मोसिस में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, मैं दिखाता हूँ आपको केमी ऑस्मोसिस जब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए, अब केमी ऑस्मोसिस में मैंने बताया था ना कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये स्ट्रोमा का एरिया होता है, यहाँ से क्या होते हैं पम्प्ड आउट होते हैं, अंदर की तरफ आते हैं कहाँ पे, ल्यूमन में। और ल्यूमन में क्या होता है कि इसके अलावा वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे भी प्रोटॉन का पेयर होता है। तो बताना आपको ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटॉन्स हैं वो आपको ल्यूमन में मिलेंगे या स्ट्रोमा में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका MCQs है। अच्छा, सो अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ।
तो सबसे पहला आंसर है कि तकरीबन 6 ATPs हमें चाहिए RUBP में, ठीक है। 6 ATPs आर नीडेड फॉर RUBP में रीजनरेशन के बारे में। इसको मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ ये कंपाउंड बना, इसके बाद क्या बनेगा RUBP। अभी इस दौरान ATPs कितने चाहिए, देखें 3 ये इस्तेमाल हुए, राइट, 3 ATPs इस्तेमाल हुए, क्योंकि जो कैल्विन साइकिल है वो 2 चक्कर में कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 ATPs चाहिए होंगे RUBP, ये जो कंपाउंड है इसको रीजनरेशन में। अच्छा जी, तो ये बहुत आसान सा आंसर था। इसका नाम क्या था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम 3 PGA भी कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, जो पहला कंपाउंड होता है। कैल्विन साइकिल के ये तमाम नाम है। रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट भी इसको कहा जाता है, कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, डार्क रिएक्शंस भी कहा जाता है। प्लांट्स में वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे ये सारा पार्ट कंडक्ट होता है। और जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। अब जब ये थाइलेकोइड जो है ना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ग्रेना क्या होता है, एक थाइलेकोइड तब दूसरी थाइलेकोइड आपस में मिले तो बहुत सारे जब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्रेना बनता है, ठीक है। और जो रेजरवायर होता है जो केमियास्मोसिस में मैंने आपको बताया था, दैट इज़ थाइलेकोइड स्पेस। थाइलेकोइड स्पेस से क्या मुराद है, वही ल्यूमन। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अब हम इस स्लाइड में जो डिस्कस करेंगे मज़ीद कुछ MCQs हैं जो डार्क रिएक्शंस के हवाले से हैं। तो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड विद इन था। अब ये ATP सिंथेज मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये कहाँ आपको नज़र आएगा, ये आपके सामने ऑप्शन, इनमें से कौन सी जगह पे ये मौजूद है। तो मैं हिंट के तौर पे आपको स्लाइड दिखाता हूँ कि ये हमने कहाँ पे डिस्कस किया था ATP सिंथेज के बारे में। तो जनाब ये वो स्ट्रक्चर है, ये जो F1 जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ATP सिंथेज, ठीक है। तो अब ये सारा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये यहाँ कहीं मौजूद हो सकता है। तो इसका जवाब यहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आपने इसको पढ़ा था, ठीक है। और हम दोबारा से हम नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। सो मोर हाइड्रोजन्स आर फाउंड आउटसाइड द थाइलेकोइड स्पेस इन द स्ट्रोमा देन विद इन द थाइलेकोइड स्पेस, ठीक है। तो अभी ये लास्ट टाइम भी कुछ मैंने डिस्कस किया था, एक और नए अंदाज में इसको सवाल को पूछा गया कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है वो स्ट्रोमा में ज़्यादा होती है या थाइलेकोइड स्पेस में, यानी कि जो थाइलेकोइड में जो ल्यूमन होते हैं उनमें से किस में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि ये जो जुमला है कि मोर हाइड्रोजन आर फाउंड आउटसाइड द थाइलेकोइड स्पेस इन द स्ट्रोमा देन विद इन द थाइलेकोइड स्पेस, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल। अब जो कैल्विन साइकिल है उसमें से कोई, इनमें से कोई एक ऐसी स्टेज है जो उसका पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आप समझते हैं कि क्या हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, या RUB की दोबारा से रीजनरेशन, इनमें से कोई एक ऐसी है जिसका पार्ट नहीं है। वो कौन सा पार्ट है इसको आपने चेकआउट करना है। और दोबारा से मैं आपसे वही कहूँगा जो मैं अभी काफ़ी दफ़ा स्लाइड दिखा चुका हूँ, उसको जाके गो थ्रू कीजिए तो आपको उसका आंसर नज़र आएगा। The enzyme dash combines RUBP with carbon dioxide during the first stage of the Calvin cycle। वो कौन सा एंजाइम है जो RUBP के साथ कंबाइन होता है और उसके बाद एक कंपाउंड बनता है। तो वो एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, इसमें से आप उसको सेलेक्ट कीजिए। देन ये एक और MCQs है कि विच स्टेज ऑफ द कैल्विन साइकिल विल रिक्वायर बोथ ATP एंड NADPH फ्रॉम द डार्क रिएक्शंस, ठीक है। वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे जो है ना कैल्विन साइकिल में ATP और जो NADPH इन दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो उसको मैं दोबारा से आपको हिंट के तौर पे दिखाता हूँ कि वो कौन सी जगह है और आपने इसको जाके खुद आइसोलेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ ये बना पहला कंपाउंड। अब ये पहला कंपाउंड जो होता है फिर ये रिड्यूस होता है, फिर ये फर्दर ये इसमें जो है रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने के बाद ये फर्दर रिड्यूस होता है, ठीक है। और उसके बाद ये G3 पे कंपाउंड में मतलब तब्दील हो जाता है।
यहाँ अगर आप देखें तो ATP भी इस्तेमाल हो रहे हैं और NADPH भी बन रहा है। तो ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको दोनों कंपाउंड की जो है सहूलियत नज़र आ रही है, राइट। तो इस चीज़ को आपने वो ऑब्ज़र्व करना है। देन अब हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। सो ATP सिंथेटेज इज कॉम्प्लेक्स फाउंड विद इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? थाइलेकोइड, आउटसाइड द थाइलेकोइड स्ट्रोमा में ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो थाइलेकोइड स्पेस में ज़्यादा होती है, ल्यूमन में ज़्यादा होती है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर का स्पिल्टिंग भी होती है, जहाँ से प्रोटॉन की कंसनट्रेशन बढ़ती है। इसके अलावा बाहर से भी प्रोटॉन की जो कंसनट्रेशन है वो थाइलेकोइड स्पेस में आ रही होती है, ल्यूमन में आ रही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैल्विन। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज है ना, वो कैल्विन साइकिल का पार्ट नहीं है, ठीक है। बाकी ये तमाम जो पार्ट्स हैं वो क्या है? कैल्विन साइकिल की पार्ट है, ठीक है। आप ओके, अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है? RUBP कार्बो ऑक्सीलेज है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होती तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता? RUBP ऑक्सीलेज होता है, ठीक है। विच ऑफ द कैल्विन साइकिल विल बी रिक्वायर बोथ ATP एंड NADPH। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन वाली जो पार्ट है, वहाँ पे ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होंगे। मैंने भी आपको डिस्कस करते हुए बताया था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है MCQs ऑन केमियोस्मोसिस। ये भी मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था। तो ये जो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है वो कौन से सेल के पार्ट में कंडक्ट होता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो MCQs है वो ये है कि केमियोस्मोसिस में क्या क्या डिस्कस किया गया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, क्या इनमें से सबके सब हैं या कोई एक है। जो भी है आप बेहतर समझते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। फॉर योर कंसंट्रेशन में आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ केमियोस्मोसिस को डिस्कस किया था। तो ये वो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, ये स्ट्रोमा है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये वो चैनल्स होते हैं, और ये सारा हमने यहाँ पे प्रोटॉन्स को डिस्कस किया था, फोटो सिस्टम 2 वगैरह सब कुछ किया था, अगर आपको याद हो तो यहीं पे उसका जो है आंसर मौजूद है। नेक्स्ट जो MCQs है वो है अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोसिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? क्या वाटर प्रोवाइड करता है? क्या ये या तमाम के तमाम, ठीक है। देन नेक्स्ट है द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन केमियोस्मोसिस। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है केमियोस्मोसिस में कहाँ होता है? जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है, थाइलेकोइड है, या इनर थाइलेकोइड है, या स्ट्रोमा है। अगेन मैं आपको ये स्लाइड दिखाता हूँ जो मैंने आपसे डिस्कस की थी, राइट। ये देखें, ये फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, फिर वहाँ के इलेक्ट्रॉन आता है, फिर उसके बाद ये मूव करता है फोटो सिस्टम 1 की तरफ। तो ये अगर आप देखें, ये ल्यूमन है थाइलेकोइड का, थाइलेकोइड स्पेस है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये क्या है? स्ट्रोमा है, और फिर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। तो अब आपने बताना ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है इनमें से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्रोटॉन है इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? अच्छा, ये जो सवाल है एक दो दफ़ा पहले भी मैंने पूछा है, लेकिन उसको अंदाज़ मुख्तलिफ था। तो यहाँ पे भी अंदाज़ मुख्तलिफ है, तो इनमें से कोई एक चॉइस है जहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। The flow of hydrogen ions down the electrochemical gradient through chemical change in the membrane provide the energy for ATP production। क्या ये बात सही है या गलत? इसको आपने चेकआउट करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसमें हम आंसर देखेंगे। तो देखिए, जो ऑर्गेनल इस्तेमाल हुआ था दैट वाज क्लोरोप्लास्ट, और इसी तरीके से जो मेजर इवेंट्स है, ये तमाम के तमाम इवेंट्स जो थे वो केमियोस्मोसिस में डिस्कस हुए थे। अच्छा, इसके अलावा जो केमियोस्मोसिस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको याद है कि वाटर स्प्लिट होता है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे ये देखिए, ये जो वाटर में स्प्लिट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटो सिस्टम 2 में और फिर ये मूव करते हैं आगे की तरफ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्साइट होता है तो उसको वहाँ से सपोर्ट मिलती रहती है और वो कमी नहीं आती। सो ये आपने देखा आंसर। देन साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थी, वो इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन थी, जो मैंने जैसे आंसर। प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमन और थाइलेकॉइड, ये 2-3 दफ़ा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अंदाज मुख्तलिफ था। हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सो अब जो हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर केमियोस्मोसिस, इनमें से कौन कौन से केमियोस्मोसिस के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी हैं, अब इनमें से इनको सेलेक्ट कीजिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो प्रोटॉन पम्प कंसनट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन ये है कि प्रोटॉन कैरियर ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन, यानी कि स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ जो है प्रोटॉन की कंसनट्रेशन बढ़ती है। या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो इसका ब्रेक होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन की कंसनट्रेशन जो होती है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बढ़ती है। या NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है, सही है, उसकी वजह से प्रोटॉन की कंसनट्रेशन क्या होती है, ग्रेडियंट जो होता है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बढ़ता है। ठीक है, या फिर तमाम के तमाम। तो लेट्स सी, अब इनके आंसर देखते हैं हम। देखिए, केमियोस्मोसिस में ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पम्प एंड इन तमाम का होना ज़रूरी है, राइट। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ और जैसे कि अभी हम देख रहे थे। हाँ, दोबारा से मैं चलता हूँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे जब केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं स्ट्रोमा में, ये भी इस तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा वाटर का भी ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से भी प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, और इससे क्या होता है, जो ल्यूमन है थाइलेकॉइड का या मेम्ब्रेन है, स्पेस है, यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। सो अब हम दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं जी। तो अब नेक्स्ट जो आंसर है वो ये कि तमाम चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी होती हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को, यानी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में बढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ATP सिंथेज फॉर्म्स द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, वो कौन सा पार्ट होता है जो कि चैनल बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने जो डिस्कस किया था उसको अगेन यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट होता है दिस वन, ये बनाता है, क्या बनाता है, ATP, ये कहलाता है F1 को हम कहते हैं ATP सिंथेटेज। तो ये कौन सा पार्ट होता है थाइलेकॉइड का, वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ओके जी, हम स्लाइड के ऊपर आते हैं जी। ठीक है, तो इनमें से कोई एक है, उसको हमने चेक करना है। द ATP synthesized by ATP synthesis present in the thylakoid membrane is released toward। अब ये जो ATP बनता है, ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के जो एंड पे, तो ये कहाँ जाता है, स्ट्रोमा में जाता है, ल्यूमन में जाता है, ATP इनर मेम्ब्रेन में जाता है या आउटर मेम्ब्रेन में जाता है। अब इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ से जब ये प्रोटॉन बम बाहर आते हैं, ये प्रोटॉन जब बाहर आते हैं तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और यहाँ पे फिर क्या होता है कि ADP जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में। ठीक है, तो अब आप इसको सामने रखते हुए जो है आंसर है उसको चॉइस कीजिएगा, क्या आंसर होगा, राइट। ATP synthesized by ATP synthetase is driven by the movement of, ये जो ATP बनता है जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये किसकी मूवमेंट से बनता है, इनमें से प्रोटॉन्स की मूवमेंट है, NADPH, इलेक्ट्रॉन्स या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब हम आंसर्स की तरफ चलते हैं। सो पहला आंसर जो है वो ये है F0 चैनल्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ATP बनता है। सेकंड आंसर है कि जो ATP है वो कहाँ मूव करता है, हाँ ये जो ATP, हाँ ये कहाँ मूव करता है, स्ट्रोमा में, और NADPH जो था वो भी स्ट्रोमा में ही बनता है।
अच्छा, और कौन सी मूवमेंट होती है? प्रोटॉन्स की। आपको याद है ना कि प्रोटॉन्स यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी था जब हम केमियोस्मोसिस पढ़ रहे थे कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो ये सारी सूरत हाल होती है। सो ये था टोटल डिस्कशन अबाउट MCQs ऑन डार्क रिएक्शंस एंड MCQs ऑन केमियोस्मोसिस। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।